अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम मोशन इन फ्लूइड या एनालिटिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बता दें, आवाज़ सही आ रही? आवाज़ सही आ रही? काइंडली बता दें। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखिए, जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, जिसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आपने फेंका है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में वो मूव करना शुरू कर देगा। फिर आगे इसके डिफरेंट केसेस हैं कि आपने किस डायरेक्शन में आप उसको फेंके हैं, तो उसके फिर आप वो डिफरेंट पाथ वो बनते हैं। ये जो फार्मूला ना, आर इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आए हैं। वो आपसे पूछती हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो किस जो जो कौन से पार्टिकल के जो सर्कल है वो ज्यादा होगा। तो जाहिर है कि ये सारी चीजों को आपने, पैरामीटर को आपने देखना होता है। इसमें जो एम है ये हमारा मैथ है, बी हमारी स्पीड है, क्यू हमारा चार्ज है और पी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पे क्योंकि चार्ज सेम होता है, पी हमारा कांस्टेंट होगा, तो अब जो मैथ है वो प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मैथ कम होता है। तो जो प्रोटॉन का जो सर्कल होगा वो ज्यादा होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। रेडियस ज्यादा तभी होगा ना जब सर्कल बड़ा होगा। तो प्रोटॉन का सर्कल बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का सर्कल छोटा, और इस तरह अल्फा पार्टिकल है, उनका सर्कल उससे भी बड़ा होगा। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्यों आते हैं, इस फार्मूले को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर सेकंड हमारा स्टार्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वो क्योंकि वहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी तो वहां पर फिर आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। तो अब आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चेंजेस with respect to time, then its motion is said to be नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप स्पीड को चेंज कर देते हैं तो फिर जाहिर है कि उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप बोलेंगे। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि एक तो आपका पैदा हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वेक्टर फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे भी मैं बोल देती हैं कि जी वेक्टर फॉर्म हमें लिखकर दिखाएं। तो इस तरह आपने वैसे क्योंकि आर अल्फा याद रखते हैं, तो आप आर को अगर पहले रखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा पहले आता है और आर आपका बाद में आता है। और इसकी जो डायरेक्शन है ये अलोंग द टेंजेंट होती है ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिर दूसरा एक्सेलरेशन आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, चलिए ये या इस तरह बता दें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होती हैं? चार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं? सर 4 होंगे। आवाज आप क्या बोले, तो नहीं पता।
सर आना ने 4 बोला 4। एक्सेलरेशन होंगे। सर आई थिंक सो सिंगल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने बोला सिंगल एक्सेलरेशन। बाकी भी बताएं। और एक्सेलरेटेड सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन में, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा हमारे पास। नारा ने भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोला है। देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास 2 एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। नंबर 1 एक्सेलरेशन आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। जो सेकंड एक्सेलरेशन है इसका इतना नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल पे जाए ना तो वहां पर सेकंड एक्सेलरेशन का नाम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। मगर वैसे जो कॉमनली हम 3 एक्सेलरेशन बोलते हैं सर्कुलर मोशन में, एक हमारा सेंटीमीटर हो गया, दूसरा हमारा टेंजेंशियल होगा, तीसरा हमारा एंगुलर हो गया। कि चौथा एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सेलरेशन, तो उसकी इतनी मतलब बात नहीं होती। बहुत एडवांस लेवल पे या बहुत ही कम टीचर इसके बारे में बात करते हैं। तो आप इसको 1 एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये प्रोड्यूस होता है चेंज इन स्पीड की वजह से। क्योंकि 2 चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और चूंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो मैग्नीट्यूड है या स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, तो इसलिए वहां पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो 0 होता है। चूंकि स्पीड कांस्टेंट होती है इसलिए वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होता है। क्लियर हमारा। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहाँ पर क्योंकि स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। आगे उन्होंने टेबल उन्होंने दिखाया होगा कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल या नेट, यहाँ पे देखिए नेट एक्सेलरेशन उन्होंने बात की है। और टाइप ऑफ मोशन, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, ये अच्छा ये उसने बात की है यूनिफॉर्म मतलब है जो सिंपल यूनिफॉर्म जो मोशन है ना स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पर उसने बात की है कि वहां पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जरा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, टेंजेंशियल भी 0 होगा। तो जरा जब ये दोनों 0 होंगे तो नेट भी आपका 0 होगा, जो सिंपल हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है। यानी कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में तो सारे के सारे ये सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन हमारे 0 होंगे। अगर आज ये एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन, ये मतलब आपकी जो ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन आ गया, तो फिर आपका सेंटीमीटर भी 0, आपका जो फिर टेंजेंशियल 0 नहीं होता, और फिर ज़ाहिर है कि जब टेंजेंशियल 0 नहीं होगा तो फिर आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी 0 नहीं होगा। वो किसके इक्वल होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंपल जो आपका ए होता है ना उसको आप क्या नाम देते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो आप पढ़ते हैं ना छोटी बुक्स में या जो जहाँ पर भी आप एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, वो इन रियलिटी कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। फिर तीसरा आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म में सेंटीमीटर 0 नहीं होता, टेंजेंशियल 0 होता है, तो आपके जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। ये स्टेटमेंट में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीमीटर भी नहीं 0 होगा और टेंजेंशियल भी 0 नहीं होगा, तो आपके जो नेट एक्सेलरेशन है वो दोनों के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ये टेबल भी सारे एमसीक्यू हैं जिसको भी आपने करना है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
द पार्टिकल साइमल्टेनियसली पोजेसेस टू फोर्सेस। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और यहाँ पर आपको दो फोर्सेस मिलेंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स मिलेगी। जाहिर है कि जब एक्सेलेरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है तभी आएगा ना जब नेट को जो टेंजेंशियल फोर्स मौजूद होगी। ये तो नहीं होगा कि नेट को टेंजेंशियल फोर्स हो भी ना और आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो। तो यूनिफॉर्म में भी जीरो था और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो है। बट टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री नहीं होता। रेट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ डॉट बी के। क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में आपसे बोल सकती हैं कि जी हमें क्वेश्चन लिख के दिखाओ जुबानी। तो चूंकि आपको आदत होती है वो क्वेश्चन लिखने की लीनियर की, तो वहां पर फिर आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है, इसलिए इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो थीटा ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसा होता है, और यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, थीटा होगा। वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी भी होती है तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कौन सी होगी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ओमेगा होगी। वहां पर एक्सेलरेशन ए होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन एंगुलर होगा यानी कि अल्फा। यहाँ पर तो ये बातें लिखी हुई है। और ये जो दो फार्मूले ये nth सेकंड के लिए ये दोनों फार्मूले एप्लीकेबल हैं। आप जानते हैं कि जो nth सेकंड है उसमें यानी कि पर्टिकुलर सेकंड में हम बात करते हैं। अब देखिए जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की टू टाइप्स हैं। पहली क्या हो सकती है कि हॉरिजॉन्टल में आपने ये आपकी स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है। फिर जो दूसरी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म की उसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आगे टू टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपकी स्पीड चेंज हो सकती है तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। दूसरा वर्टिकल, तो वर्टिकल में आपकी ऑलवेज यहाँ पर आपकी जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगी। हॉरिजॉन्टल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपकी ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है वो मे और मे नॉट यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। So this is an example of non-uniform circular motion. In this motion, party is under the influence of gravity. क्योंकि यहाँ पर हाइट आ जाती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर जगह हाइट वो सेम होती है तो वहां पर ग्रेविटी का असर वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइट चेंज हो रही है तो फिर आपकी जो ग्रेविटी का असर भी चेंज होगा। When party moves from lowest point to the highest point, its speed decreases and becomes minimum at the highest point. Total mechanical energy of the party remains conserved. तो kinetic energy वो जरा कन्वर्ट अपनी होती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आगे पेश करने से पहले आपसे कुछ से पूछ लेता हूँ कि क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टी की स्पीड जीरो होती है या नहीं होती। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर क्या पार्टी की स्पीड जीरो होती है या नहीं होती। सर नहीं होती। सही है, बाकी बताएं। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से आई थिंक सो, जैसे पैराबोला में होता है कि वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा आई थिंक सो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। हाँ जी, आखिर नहीं होती। सिंपल सी कॉमन सेंस है, अगर तो जीरो होगा तो फिर वो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं होगा, फिर वो वहीं से नीचे फॉल कर जाएगा। उसमें पूरा सर्कल बनाना है ना, तो पूरा सर्कल तभी बनेगा जब वो आगे जाएगा।
जब स्पीड 0 हो गई फिर ज़ाहिर है वो नीचे फॉल कर जाएगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर ड्यू टू इनर्शिया भी जो है वो वो स्पीड कम आपकी नहीं बात ठीक होगी है, इनर्शिया की वजह से। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0 नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल पर भी हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं होगी फिर जीरो। हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी लेकिन वर्टिकल हो जाएगी, इसलिए उसने वर्ड यूज की है इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड बिकम्स मिनिमम, कि वो क्या बन जाती है, मिनिमम बन जाती है, 0 नहीं होती, क्योंकि अगर 0 होगी तो फिर वो इस तरह का वो फॉल कर जाएगा। सर ये 4K का पढ़ा रहे हैं या कोई और? ये अफसीना मैरल फिजिक्स का पढ़ा रही है, बैच 3 है, HR की आप बैच 2 में पढ़ रही है। तो इसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड वो मिनिमम होती है, इसी तरह सर्कुलर मोशन में भी स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम होती है। देखिए, अगर कॉमन सेंस अगर यहाँ पर स्पीड 0 हो गई है तो फिर तो बॉडी ने नीचे फॉल कर देना है, क्योंकि फिर तो आगे वो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली नीचे खींचना जा रही है। लेकिन उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या ड्यू टू इनर्शिया वो उसको आगे मूव करवा रहा है। तो इसलिए कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ पर 0 स्पीड हो जाती है तो इसका मतलब है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया और वो नीचे फॉल कर जाएगा। लेकिन अब देखते हैं वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी। क्लियर है ये पॉइंट आपसे? और किसी ने भी बोला था, सुनहरा और आसिम, आपको क्लियर है कि 0 नहीं होता? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जीरो क्यों होता है, इसका रीजन अगर बता दें सर प्लीज। देखिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो जाहिर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अराइज हो रहा है। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी उसको वो नीचे खींच रही है। जिस आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना कि हॉरिजॉन्टल के केस में तो उसके कोई वो फोर्स एक्ट नहीं करती, वहां पर चूंकि फोर्स कांस्टेंट हमने रखी है, फोर्स हमने 0 रखी है, तो इसलिए वहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो फोर्स का काम क्या होता है, स्पीड को कम करना या ज्यादा करना। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल में हमने वो ए फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, तो लिहाजा वो कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि जब फोर्स होगी नहीं तो स्पीड हमारी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वर्टिकल मोशन है उसमें ग्रेविटी आती है, क्योंकि वर्टिकल मोशन का मतलब क्या, हाइट, जहां पर हाइट होगी वहां पर ग्रेविटी आती है। तो पार्टी आप ऊपर जा रही है, मैं सिर्फ ये से मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन, मैं 1 डायमेंशनल मोशन को आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल मोशन निकाल दें तो पार्टी ने क्या करना है, सीधे जाना है ना ऊपर। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी जो ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे खींच रही है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर यहाँ पर है तो उसको मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का मैक्सिमम है, ऊपर जा रहा है, फोर्स उसको खींच रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है और बॉडी ऊपर जा रही है, दोनों में मुकाबला हो रहा है। मुकाबला होते होते इसकी जो स्पीड है वो 0 होती चली जाए, कम होती जाएगी, और एक एक पॉइंट आएगा जहां पर उसकी जो स्पीड है वो कम होते होते कितना हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो जब वो 0 हो जाएगी फिर वो क्या करेगी, वो नीचे फॉल कर जाएगी। क्लियर है? ये सवाल किसने पूछा था? जी सर। वर्टिकल मोशन आपकी रिलेट करती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने फोर्स तो हमेशा एक्ट करना ही करना है, क्योंकि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जब, क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं तो आपकी वेलोसिटी हमेशा कम होगी। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाते हैं फिर आपकी स्पीड ज्यादा होती है। और आप देखते हैं ग्रेविटी वो बॉडी को नीचे खींचती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड होती है, इसलिए वहां पर फिर उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है। Velocity at any point on a vertical loop, if use initial velocity, then the velocity of body at high, ये any point पर आप इसके अगर velocity मालूम करना चाहती हैं तो ये फार्मूला आप इसको यूज करेंगे at any point। ग्रेविटी अगेंस्ट स्पीड मिनिमम फोर्स की पूछ रही है जुनैरा, ये बता रही है?
सर पूछ रही हूँ। क्योंकि देखिए पार्टी ऊपर जा रही है ना ज़ुनैरा, और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो अपवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड है। इधर उसकी जो स्पीड है वो कम होगी ना, क्योंकि अगर कोई स्पीड जा रही है आप उसको वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इधर उसकी स्पीड कम होती है। अगर आप बॉल के नीचे फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड होती है। तो उस केस में उसकी स्पीड जीरो होती है कि नहीं होती? तो वही बात यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये टेबल आपने याद रख लेना है। वैसे इसमें पोजीशन ए बी सी लिखा है तो आपने ये सवाल आएगा। एंगल अगर 0 डिग्री हो तो आपकी वेलोसिटी u होगी, और टेंशन आप ये सारे फार्मूले आपने याद रखने हैं फॉर एमसीक्यू। तो ये एक हमें बताता है कि आपकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? एट द 0 डिग्री, यानी कि जब पार्टी कहाँ पर होती है? जब पार्टी मिनिमम पोजीशन पर, मतलब जब वो मिनिमम हाइट पर होती है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन नहीं है, यहाँ पर एंगल 0 होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पर आपकी टेंशन मैक्सिमम होती है, और टेंशन आपकी मिनिमम कहाँ पर होती है? सी पर, और सी पॉइंट है आपकी हाईएस्ट वो मैक्सिमम हाइट पर आपकी टेंशन मिनिमम, और लोएस्ट हाइट पर आपकी टेंशन मैक्सिमम। ये भी इंटरव्यू में सवाल और रिटर्न में पूछा गया है। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, ये भी सवाल आता है कि लोएस्ट पॉइंट पर अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 5gh। ये टेबल आपने करना है। लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी कितनी होती है? 5gh। आइए मैं लिखा तो आप पेज कर सकती हैं। टेंशन इन द स्प्रिंग विल नॉट बी जीरो एट एनी ऑफ द पॉइंट। टेंशन जीरो कभी भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मिनिमम होगी, क्योंकि जैसे ही टेंशन जीरो होगी तो फिर पार्टी सर्कुलर मोशन को जारी नहीं रखेंगे, वो नीचे फॉल कर जाएगी। इसलिए टेंशन की फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी बल्कि मिनिमम होगी। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट वो कह रहे हैं कि टेंशन द स्प्रिंग विल नॉट बी जीरो एट एनी ऑफ द पॉइंट एंड पार्टी विल कंटिन्यू सर्कुलर मोशन। Tension at the highest point C will be zero and party will just complete the circle. अगर आपकी जो स्पीड है वो 5gh से बड़ी होगी तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर आपकी जो स्पीड आप दी हुई है वो 5gh के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाए तो फिर एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन जीरो हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड इन दोनों के दरमियान हो, 2gl कहाँ पर होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर। वेलोसिटी अगर मालूम करनी तो वहां पर फॉर्मूला क्या होता है? 2gh का स्क्वायर रूट है, और लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है? 5gh। ये दोनों एमसीक्यू पेपर में आई हुई हैं। तो अगर इन दोनों के दरमियान आप स्पीड रखें तो फिर पार्टी का विल नॉट फॉलो द सर्कुलर मोशन। टेंशन स्प्रिंग बिकम जीरो समवेयर बिटवीन द पॉइंट्स B and C where velocity remains positive. पार्टी का लीव सर्कुलर मोशन एंड फॉलो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। अगर आप 2gh जो कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट और 5gh जो कि वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, इन दोनों के दरमियान अगर आप वेलोसिटी देती हैं तो फिर पार्टी की जो पाथ होगा वो कौन सा होगा? पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगा, और टेंशन वापस जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो कहता है कि आपकी वेलोसिटी 2gh के बराबर है, both velocity and tension in the string become zero at B and particle will oscillate along the semicircular path.
अगर 2gh के बराबर है तो वो फिर क्या करेगा, यहाँ पर बी में पॉइंट बी के वो क्या कह रहा है कि बॉडी का जो पाथ है वो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ बन जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर फिर उसकी जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी, फिर जो सर्कल है वो आधा कंप्लीट होगा, कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। तो जब स्पीड आपकी 2gh के बराबर होती है तो तब आपकी जो स्पीड और टेंशन आपकी जीरो हो जाती है, और बॉडी का पाथ क्या होगा, सेमी सर्कुलर। और अगर 2gh से लेस देन हो जाए तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। सर पेपर में AP तो नहीं लिखा होगा, बट टेंशन विल नॉट बी जीरो। जब आपकी स्पीड 2gh से मिनिमम होगी तब आपकी जो है स्पीड आपकी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी, लेकिन आपकी जो टेंशन है वो जीरो नहीं होगी, और पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो थ्रू आउट द सेम होती है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टी मूविंग इन वर्टिकल सर्कल इज डिफरेंट, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर जगह पर फोर्स डिफरेंट लग रही है, फोर्स डिफरेंट होगी तो फिर ज़ाहिर है स्पीड डिफरेंट होगी, स्पीड डिफरेंट होगी फिर ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये किससे का सवाल था? माइक अनम्यूट हुआ है। अगर जीरो ग्रेविटी अगेंस्ट क्रिटिकल कंडीशन फॉर द वर्टिकल लूपिंग। यूनिट मैंने कर दी है PDF फ्रेंड का लिंक। तो लोएस्ट पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी होती है, 5gh। ये पेपर में आया होगा, जो चीज को आपने याद रखना है। लोएस्ट पॉइंट पर आपकी जो स्पीड होती है वहां पर अगर आपने पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो 5gh आपने क्या करनी है, उसको मालूम करनी है। कोनिकल पेंडुलम जो है ये हम सिखवा सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो कोनिकल पेंडुलम है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपकी मोशन होती है। ये जो आपकी घूमता है ना कोनिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमते, इसलिए आपको ऐसा लगता है एक कोन की शेप बनाते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखा है कोनिकल पेंडुलम रखा है। बाकी चीजें काफी वो मतलब है, बहुत एडवांस लेवल की, दूसरी वो इतनी करने की जरूरत कोई नहीं है आपको। जो मैंने हाईलाइट किया होगा ये काफी आपके लिए। बाकी अगर एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, उसमें ममानत कोई नहीं है। ये फार्मूले आप इनको नजर लगा लीजिएगा। कॉनिकल पेंडुलम पेपर में तो नहीं आया हो, लेकिन जस्ट आप इनको नजर मार लीजिएगा, ठीक है। आप आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एट हाईएस्ट पॉइंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ज़रा वो चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, mv, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपका जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, mv cos थीटा, क्योंकि जो
वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 हो गया, जिसकी आपका जो सारा वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वाली होगी, इसलिए एम यू कह लें या एम बी cos थीटा कह लें, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी पेपर में आया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल, तो ये हमने कर लिया कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी cos थीटा के। एक ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना, एम बी cos थीटा, एक ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी cos थीटा। दोनों फार्मूले हैं, नहीं सॉरी, जो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर आपका जो मोमेंटम है वो है पी cos थीटा, और काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी cos थीटा, ठीक है। दोनों फार्मूले हैं, यही से ड्राइव हुआ, क्योंकि एम बी cos थीटा है ना, एम बी का मतलब होता है मोमेंटम, तो पी cos थीटा पे आप इसको बोल सकती हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसी तरह इसको हाफ एम बी स्क्वायर को आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी cos थीटा भी आ सकता है, ये पेपर में एडिटर में आ सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो आपका चेंज होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो जाता है। ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होती है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट डिपेंड अपॉन द वर्टिकल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो टाइम ऑफ और जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि अगर आप हाईएस्ट एक सर्टेन हाइट पर एक बाल को थ्रो करते हैं और एक बाल को ड्रॉप करते हैं तो दोनों सेम टाइम पे नीचे फॉल करती है, क्योंकि आपके जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किस पर करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। चूंकि जिसको आप ड्रॉप कर रही हैं उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, और जिसको आप थ्रो कर रहे हो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। और क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस को इग्नोर किया होगा तो लिहाजा आप जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ये रेजिस्टेंस, ग्रेविटी हर बॉडी पर सेम लगती है, चाहे उसकी जिस तरह की मर्जी शेप हो, जिस तरह की मर्जी बॉडी हो, जैसा मर्जी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगती है। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉल्स के लिए, एक ड्रॉप बॉल के लिए और एक थ्रो बॉल के लिए, दोनों बॉल की ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है तो लिहाजा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी सेम होगा। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा फिर जाहिर है कि बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी सेम होगा और मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है एट 45 डिग्री मैक्सिमम, और यू स्क्वायर जी हो गया। when the range is maximum the height attained by the projectile, for maximum range आपकी हाइट कितनी कम हो जाती है, 4 टाइम्स आपकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। ये सारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। when the range of projectile is maximum the time of flight, ये भी फॉर्मूला आपने करना है कि मैक्सिमम रेंज पर आपके जो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है। height attained by projectile is maximum when theta is equal to 90 degree. It is twice that of height attained when the range is maximum. तो कह रहा है जो मैक्सिमम रेंज के ये कितना हो जाता है, ये डबल हो जाता है। जो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम रेंज, जब वो मैक्सिमम रेंज होती है ना उतनी जो आपको हाइट मिलती है उसका क्या हो जाता है, डबल होता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रेंज पर आपको हाइट मिलती है 2 मीटर, तो एट 90 डिग्री फिर आपको हाइट कितनी मिलेगी, 4 मीटर, ट्वाइस आपका होता है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम रेंज तो हाइट के। टाइम ऑफ फ्लाइट इज वो भी मैक्सिमम होता है एट द 90 डिग्री। टाइम में 2 मिनट रह गए, अल्लाह करे काम को कंप्लीट हो जाए। ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सिमेट्रिक पैराबोला and when g is constant throughout the motion at theta is not equal to 0, 90 or 180 degree. वेलोसिटी ये सारी आपको पढ़ लीजिएगा। तो कह रहे हैं जो ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोला कब होगा, जब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो और जो थीटा है
वो ना तो 0 डिग्री होना चाहिए जिस पे आप फेंकते हैं बॉडी को, ना 90 डिग्री होना चाहिए और ना ही 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों एंगल पे आप बॉडी को थ्रो करते हैं तो बॉडी की मोशन 1D हो जाएगी, 2D मोशन नहीं होगी। इसलिए 3 एंगल्स के अलावा आप बॉडी को फेंकें तो बॉडी की जो मोशन पाथ होगा वो कौन सा होगा? पैराबोला पाथ होगा। If the velocity of projection is made n times, अगर आप velocity को n टाइम बढ़ा देते हैं, maximum height attained and range become n times and the time of flight becomes n times the initial value, जो जिनकी वैल्यू है उनका टाइम टाइम हो जाएगा। ये नहीं करना कि n टाइम बढ़ जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ना, मतलब जितनी हाइट है ना उस हाइट का n टाइम बढ़ जाएगा, जितनी रेंज है उस रेंज का n टाइम बढ़ेगा, जितनी टाइम है उस टाइम का n टाइम बढ़ेगा। ये नहीं करना कि जो हाइट है वो रेंज का n टाइम बढ़ेगा, नो। If the force acting on a projectile particle is always perpendicular to the velocity of the particle, then the path of the particle is circle. क्योंकि वहां पर फिर क्या एक्टिव हो जाती है? सेंटीमीटर फोर्स आपकी एक्टिव हो जाती है। तो लेक्चर हमारा एंड हो गया, तकरीबन बस 30 सेकंड रह गए हैं। बाकी पॉइंट्स आप इनको पढ़ लीजिएगा, जो समझ में ना आए वो डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर हमारा हम इंशाल्लाह ध्यान के बुक से स्टडी करेंगे। अभी तक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन फाइल नहीं भेजी, तो होप का उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई स्टूडेंट क्वेश्चन फाइल अपनी भेज देगा।